ठीक है, डन। आगे बढ़े। यस मैम। अब आ जाते हैं पॉइजन में भी। पॉइजन में भी सेम है। क्वेश्चन में तुम्हें मीन दिया होगा, यहाँ पे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है, जबकि बाइनोमियल में जो नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एक पूरे दिन में कितनी गाड़ियों ने रेड लाइट क्रॉस करी। अब एक दिन में तो एक रेड लाइट से लाखों या करोड़ों गाड़ी गुजर रही होंगी, तो एन तो बहुत बड़ा है वहां पर, और उसमें से उनकी इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि वो क्रॉस करेंगे वो बहुत छोटी है। तो क्या है, पी की वैल्यू छोटी होती है और एन बहुत लार्ज होता है, उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करेंगे? अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉइजन डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्स मीन ट्रू और फॉल्स मैं यहां पे कर देती हूँ, इक्वल टू पॉइजन, एक्स सेलेक्ट करना है, जीरो प्रोबेबिलिटी, मीन सेलेक्ट करना है आपको, क्या है मीन, अगर क्वेश्चन में मीन डायरेक्टली नहीं दिया है तो एन मल्टीप्लाई बाय पी कर लोगे, क्यूमुलेटिव नहीं चाहिए मुझे, तो पी जीरो की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। इसको कांस्टेंट कर लेना, डी को, तुम्हारा F4 से हो जाएगा डायरेक्टली, तो F4 से कर लेना, ठीक है ना। फिर इसको क्या कर लोगे, नीचे ड्रैग कर लोगे, तो तुम्हारे पास सबकी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई पार्ट पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज, क्या पूछा है, लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3, तो कैसे निकालोगे, इक्वल टू पॉइजन, एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 भी है ना, तो 3 को इंक्लूड करना है, मीन की जगह पे ये आ जाएगा, और क्यूमुलेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रू, एंटर। हाउएवर इफ पूछा है कि p इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 से या तो 4 के बराबर हो या 4 से बड़ा हो, उस केस में क्या करना है तुम्हें, 4 से के बराबर हो या 4 से बड़ा हो, उस केस में तुम्हें 3 तक की, 4 भी इंक्लूड करना है ना, देखो इक्वल टू भी है, तो हमें क्या करना है, उससे ऊपर वाले सब अगर हम 1 से माइनस कर देंगे, और वैसे भी पॉइजन में तो दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें नंबर ऑफ केसेस ही नहीं पता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि 13 तक निकाल लो, केसेस तो हमें पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, तो इस केस में हमें क्या करने की जरूरत है, हाउ वी विल फाइंड, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3, तुम इन सबको यहां से डायरेक्ट भी ले सकते हो, तुम चाहे तो क्या कर सकते हो, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, या दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, विच इज दिस, सेम आंसर आएगा। एम आई क्लियर? व्हाट इज द यस मैम। प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than 5? What is the probability that x is greater than 5? In that case, equal to 1 minus probability of, sorry, 1 minus probability of 0 की होने की probability, 1 की होने की probability, 2 की होने की probability, 3 की होने की probability, और 5 की होने की भी, सॉरी 4 की होने की probability और 5 की होने की probability, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 5 बोल रहा है ना, एंटर कर देंगे। व्हाट इज द अदर वे टू फाइंड आउट दिस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में आ जाएगा 5, ओ सॉरी x चाहिए था ना, x कितना, 5 से बड़ा चाहिए ना, तो 5 तक कंसीडर होगा क्योंकि वो लेस देन 5, मीन और ट्रू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 तक कितनी है, हमें क्या चाहिए, हमें 5 से ज्यादा तक की चाहिए, 1 माइनस दिस, ओ सॉरी, इक्वल टू 1 माइनस दिस, कैसे भी तुम एग्जाम में निकाल सकते हो,
हो जाएगा? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. ओके, नाउ कम टू नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बताता है प्रोबेबिलिटी, ये मैंने समझाने के लिए ग्राफ लगाया है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। मीन कितना है? 750 है क्वेश्चन में दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन 190 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या कहा है? फाइंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको कुछ वैल्यूज दी हैं, ठीक है, फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब अगर मुझे सिर्फ निकालना है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी बताता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब मैं बोलती हूँ x इक्वल्स टू 300, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आती है, जब हम लोग उसमें सॉल्व कर रहे थे, तो कौन से, ये जो आपको शेडेड पोर्शन नहीं दिख रहा है, जो 300 और 750 के बीच का पोर्शन दिख रहा है, जब हम लोग किससे निकालते हैं? हम मैनुअली निकालते हैं, तो वो वाला पोर्शन आता है हमारे पास, वही पोर्शन आता है ना। बट जब हम लोग फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, तो ये हमें एक पॉइंट से, एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट से 300 तक की प्रोबेबिलिटी क्या करता है? बताता है। एम आई क्लियर? या मैं ऐसे बोलूं तो लेफ्ट से उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी बताता है, जो कि तुम्हें यहाँ पे शेडेड पोर्शन के थ्रू दिख रही होगी। ठीक है, तो जब मैं फॉर्मूला डालूंगी इक्वल टू नॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पहले x डालना है, x कितना है? ये है। फिर मीन डालना है, इतना है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन डालना है, इतना है। अभी मुझे क्यूमुलेटिव नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगी? फॉल्स। मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 0.000127। ठीक है, मैं यहाँ पे कांस्टेंट कर लेती हूँ इन्हें। एंटर, ड्रैग कर लेती हूँ। सिमिलरली मेरी 350 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.000225। ये क्या बता रहा है कि ये जो शेडेड पोर्शन है एक्सट्रीम लेफ्ट से 350 तक की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बट अब क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मुझे क्या करना है? मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x की, विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 और लेस देन और इक्वल टू 350, जो कि ग्राफ में मैंने तुम्हें कलर पोर्शन से रेड शेडेड करके दिखाया है। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये जो बता रहा है प्रोबेबिलिटी, ये वाली 0.000127, वो क्या बता रहा है? इस एक्सट्रीम कॉर्नर से 300 तक। दूसरी वाली जो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, वो क्या बता रहा है? उसी एक्सट्रीम कॉर्नर से 350 तक। तो जब मैं उस कोने से 350 तक की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.000225। इससे क्या माइनस कर दूंगी? 300 तक की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.000127। तो मेरे पास आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। देखो ग्राफ में मैंने यही बताया। इसमें किसको डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. हो जाएगा पक्का? आगे बढ़ू? हाँ जी मैम। ठीक है, लास्ट जो इसके बाद एच क्लास जा सकता है। ठीक है, ये तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिखाओ कि चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या इम्पैक्ट है। तो आपको इन चारों चीजों में, हमें पता है कि क्या, कि मीन चेंज ऑफ ओरिजिन से भी इम्पैक्टेड है और चेंज ऑफ स्केल से भी इम्पैक्टेड है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन किससे इम्पैक्टेड नहीं है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन। आप जिस किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी बेसिकली। अब मैं क्वेश्चन सही कर रही हूँ कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको, हाँ मैं फिर से रिपीट कर दीजिए वाली बात। मैं दोबारा बोल रही हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हमें प्रूफ करना है चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, हमें करके दिखाना है। तो दो तरह का चेंज होता है किसी भी सीरीज में। हम उसे किसी एक पर्टिकुलर नंबर से माइनस करते हैं और उसे किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जो मीन है, अगर आप उसे किसी भी नंबर से माइनस करेंगे या किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे,
उसके लिए हमें उसे उसमें चेंज करना पड़ता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी को अज्यूम मीन मानते हैं तो बाद में हम अज्यूम मीन ऐड करते हैं, क्योंकि हम उससे डेविएशन देखते हैं ना अज्यूम मीन से. तो अगर आपने कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है अगर एक्स सीरीज से, तो मीन निकालते टाइम आप उतना ही, मीन आपका उतने ही नंबर से कम हो जाएगा, इम्पैक्टेड होता है. ठीक है. सिमिलरली अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे भी मीन इम्पैक्ट होता है. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. क्या? अगर आप सीरीज को किसी भी नंबर से माइनस या प्लस कर दें, सिर्फ किसका इम्पैक्ट होता है उसमें? अगर आप सीरीज को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय आई करते हैं सीरीज में. स्टैंडर्ड डेविएशन का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा जो क्लास साइज होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं आई से. अब ये मैंने क्वेश्चन के थ्रू दिखाया, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन. मैंने एक सीरीज ली x1, उसके कुछ नंबर ले लिए. फिर एक बार मैंने क्या किया, उससे इसके उसी नंबर से मैंने माइनस कर दिया, सब नंबर से 20 माइनस कर दिया. ठीक है, माइनस कर दिया. फिर मैंने एक और सीरीज बनाई जहां पे मैंने पहली वाली सीरीज से क्या कर दिया, पहली वाली सीरीज को एक नंबर से डिवाइड कर दिया. और एक मैंने लास्ट केस लिया जहां पे मैंने माइनस भी किया है और डिवाइड भी किया है. तुम लोगों को दिख भी रहा होगा ऊपर, दिख रहा है? ये देखो मैंने अभी ब्लू कर दिया है ना. तो ये मेरी नॉर्मल सीरीज थी और ये मैंने किया है. अब देखो ये क्या किया मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू दिस माइनस 20. दोबारा कर देती हूँ, दिस माइनस 20 एंटर कर दिया और फिर मैंने क्या किया, इसको ड्रैग कर दिया. तो सारे नंबर से 20 माइनस हो गया. फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 10. ठीक है. और लास्ट केस में मैंने क्या किया है, इक्वल टू डिवाइड भी किया, माइनस भी किया और डिवाइड भी किया है. क्या किया मैंने, पहले 100 से माइनस किया 20 और उसे फिर डिवाइड किया है किससे, 10 से. और फिर मैंने पूरी सीरीज को क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया. अब मैंने यहाँ पे मीन निकाला है. कैसे निकाला, इक्वल टू एवरेज. किसका एवरेज लेना है मुझे, पहली वाली सीरीज का. एंटर कर दिया, 92 आया. अब मैंने क्या किया, इसको इस साइड ड्रैग कर लिया. कर सकती हूँ ड्रैग. तो यहाँ पे x2 पे देखो एवरेज आ रहा है किसका, B2 से लेके B17 का. x3 में एवरेज किसका आ रहा है, C2 से लेके C17 तक. और इसमें कितने से आ रहा है, D2 से लेके D17 तक. इतने में किसी को डाउट है? अब देखो मीन देखो कितना इंपैक्टेड है. पहले आपका मीन 92 था, आपने उससे 20, हर नंबर से 20 माइनस किया तो मीन भी 20 से कम हो गया. तो मीन पे अगर आप कोई नंबर ऐड करते हैं हर नंबर पे, या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है. फिर आपने क्या किया, हर सीरीज के नंबर को आपने 10 से डिवाइड करा. तो आप देखो मीन भी पहले 92 था, जैसे ही 10 से डिवाइड कर दिया तो 9.2 हुआ. तो डिवाइड करने का भी इम्पैक्ट पड़ता है और माइनस करने का भी इम्पैक्ट पड़ता है. इसका मतलब अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी इम्पैक्ट होगा, प्लस करेंगे उसका भी इम्पैक्ट होगा. एक और केस मैंने देख लिया, क्या दोनों साथ में करने से भी इम्पैक्ट होता है? तो मैंने देखा बिल्कुल होता है भाई. मैंने x1 से माइनस 20 किया था तो 72 हुआ, डिवाइडेड बाय 10 करा तो देखो 7.2 हो गया. एम आई क्लियर विद दिस? दिस इज प्रॉपर्टी. ये मीन का प्रॉपर्टी है, मैं कुछ अलग से नहीं बोल रही हूँ. मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन. पढ़ी है ना ये प्रॉपर्टी, एच सेक्शन तुमने तो पढ़ी है? हाँ जी मैम. पढ़ी है ना, करवाया भी है मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को प्रॉपर्टीज करवाते हुए. स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी कौन बताएगा? एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाली. हाँ, एडिशन कुछ हो रहा होता है तो नो चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है. उस प्रॉपर्टी को कहते क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है. मतलब दो तरह होता है, एक कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब जब हम प्लस और माइनस का, प्लस ऑब्लिक माइनस का मीन पे क्या है,
ये क्या कर दिया मैंने, प्लस, अच्छा इक्वल टू लगाया था, प्लस ऑब्लिक माइनस। अगर आप प्लस एंड माइनस हटो यार, कैसे लिखूं मैं, रुको, ऐड एंड सबट्रैक्ट। आप अगर पूरी सीरीज को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं तो मीन क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ऐड और सबट्रैक्ट से क्या है, अनअफेक्टेड है, ठीक है। बट अगर चेंज ऑफ स्केल है, चेंज ऑफ स्केल है, चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड का साइन लिख देती हूँ, डिवाइड। मीन क्या है, इससे अगेन अफेक्टेड है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी अफेक्टेड है। अरे सॉरी, याद रहेगी ये बात। अब देखो तुम इसमें देखो, सिमिलरली मैंने मोड कैसे निकाला, मोड डॉट सिंगल, ये सब तुम लोगों ने किया हुआ है डिस्क्रिप्टिव में। मोड डॉट सिंगल और सीरीज को पूरे को सेलेक्ट कर लिया, मोड आ गया, इसको तुम वो कर लोगे तो तुम्हारे पास मोड आ जाएगा। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें -2 ही सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे शायद 1.8 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0.2 रिपीट हो रहा है। अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, STDEV.P। अगेन पूरी सीरीज को हम सेलेक्ट कर लेंगे इस वाले को, ठीक है। तुम चाहे तो हर में अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हो, मुझे पता है सेल रेफरेंसिंग होती है इसलिए मैंने ड्रैग कर लिया। अब देखो आपने जहां, ये किससे इंपैक्ट हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां जहां आपने डिवाइड किया है सिर्फ देखो वही वही इंपैक्ट हुआ है। आपने माइनस किया उससे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। सेकेंड वाले केस में देखो और फर्स्ट वाले केस में दोनों में सेम आ रहा है, क्योंकि माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं होता। बट आपने x3 को डिवाइड किया था वहां इंपैक्ट आया, x4 को आपने डिवाइड किया था वहां इंपैक्ट आया। सेम गोज विद द वेरिएंस, बिकॉज वेरिएंस इज अ, ये आपको दिखाना है करके, आपको बोलेंगे कि चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दिखाओ आप, याद रहेगा। यस मैम। ठीक है, नाउ आई हैव डन विद सेक्शन ए। वो जाना चाहे तो चले जाना, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, जो रहना चाहे वो क्लास में रह सकता है। ओनली यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, हम लोग चेंज ऑफ स्केल, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अच्छे से करके जाएंगे, टाइम सीरीज बहुत अच्छे से करके जाएंगे, रिग्रेशन अच्छे से कर लेंगे। इजी इजी है ना ये सब, तो है ना। तो ये सब हम लोग अच्छे से करके आए। एंड रिमेंबर ऑल द पेपर्स आर द रेप्लिका, वन पेपर इज अ रेप्लिका ऑफ अदर, ठीक है। ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा नहीं कि एक पेपर बहुत इजी हो जाएगा एक पेपर बहुत हार्ड हो जाएगा। तो सबको सेम चीजें पढ़नी है और इक्वल मेहनत करनी है ना। जनरली ऐसी शिकायत रहती है तुम लोगों की, ठीक है। तो एक में जैसे बाइनोमियल करने को मिलेगा, एक में पॉइजन करने को आ जाएगा, एक में नॉर्मल आ गया, ऐसा, ठीक है। डन। अब मेरे पास एच सेक्शन के जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं। मैं एक बार जी सेक्शन का समझती हूँ। जी तुम सेक्शन थ्योरी के लिए डाउट क्लास रख लोगे एक बार, मतलब बाद में कभी टाइम मिले। तुम लोग कल प्रैक्टिकल दे लो। अभी मेरे पास जो जी सेक्शन के बच्चे हैं, मैं पहले इनको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी। मेरा ओवरहेड अभी चैप्टर रह गया, बट मैंने किया नहीं बिकॉज मुझे तुम्हें पहले प्रैक्टिकल करवाना था। तो मैं पहले उनको पढ़ाऊंगी, फिर मैं तुम लोगों पे कॉल। तुम लोग का पेपर कब है मेन? तुम वो तो 28 को है। 28 को ना, बहुत टाइम है अभी। मैं संडे को इनकी एक क्लास लूंगी बीच में, अगर ये लोग दे पाए, नहीं तो 20 के बाद लूंगी एक क्लास। बट तुम लोग के पेपर होंगे ओके मैम। तो इसलिए मुझे मेरे पास सिर्फ 19 का ही बीच में दिन है, तो मैं 19 को लूंगी, तब देखती हूँ तुम लोगों का, ठीक है ना, उसके बाद, ओके मैम। ठीक है। एक क्लास मैम कल की हाँ, वाइवा के लिए कुछ बता देंगे क्या प्लीज, मैंने क्वेश्चन कि मैम वाइवा के लिए क्या पढ़ना है? क्वेश्चन शेयर किए हैं सेक्शन जी। यस मैम, भेज दिया। मैंने
एक ग्रुप में शेयर किए हुए आदित्य को और उसको काव्यांश है तो यहाँ यस पे मैम मिल गया। दोनों वो जरा Okay, ग्रुप में ma'am, शेयर okay. कर लो, मेन ग्रुप में मत शेयर करना बेटा बस, ओके मैम। ठीक है? मेरी और मैम की लड़ाई लगा दोगे तुम लोग सब, ठीक है? सेक्शन एच एग्जिट कर लो। तो हम लोग एक बार जरा सेक्शन जी के साथ एक बार मैं शुरू करूं। तुम लोगों को क्या क्या डाउट है, तुम्हें शुरू से करना है या कुछ स्पेसिफिकली पूछना है, मुझे ये बता दो। शुरू से करो। क्यों क्लास में क्यों नहीं अटेंड करी? हाँ मैम बीच बीच में थोड़ी करी थी, वो सब वो मिक्स मैच हो गया, अब एकदम से सारा याद नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे को पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगी। तो देखो सबसे पहले हमें द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कहा जाएगा 100 आप क्या करो, रैंडम नंबर आप सेलेक्ट करो। अब आपको वो रैंडम नंबर्स दो रेंज के बीच भी सेलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कहा है रैंडम नंबर्स करो तो आपके पास अपनी चॉइस है, आप 0 से 100 के बीच में करना चाहते हैं, आप 0 से 1000 के बीच में करना चाहते हैं, आप 100 से 200 के बीच में करना चाहते हैं। बट अगर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड आउट द रैंडम नंबर्स 100 रैंडम नंबर बिटवीन क्या 600 to 800, then what formula we will apply? या 500 to 800 हम डालेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन। एग्जैक्टली रैंड बिटवीन, बॉटम अपना कितना बोला था मैंने 500 और अपर लिमिट कितनी बोली है 800, एंटर कर दिया। अब मैं क्या कर लूंगी, इसको ड्रैग कर लूंगी। क्या मैंने, अच्छा तुम देख रहे हो ये नंबर बदलते जा रहे हैं नीचे। इससे मुझे क्या समझ आया कि मैं जितनी बार क्लिक करूंगी ये नंबर बदल जाएंगे सारे। तो ऐसे तो मैं कोई एनालिसिस रन ही नहीं कर पाऊंगी, ऐसे तो मैं कोई एनालिसिस रन ही नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे को क्या चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें फिक्स करना पड़ेगा। तो वंस आई हैव पेस्टेड ऑल द नंबर्स आई विल कॉपी इट, कंट्रोल सी, और अब मैं जाऊंगी यहां पर और मैं क्या करूंगी, पेस्ट वैल्यूज में जाके, मैं फॉर्मूला नहीं सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना चाहती हूँ मैंने। अब ये क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। अब क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है सिर्फ नंबर है तो ये चेंज नहीं होंगी। इतना क्लियर है? ठीक है। यस मैम। अब हमें एग्जाम में क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए आएगा, हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तो मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वाले को छूना नहीं है वोलेटाइल डेटा को, हमें कौन से नंबर्स को छूना है जो हमने फिक्स किए हैं, हमें सिर्फ उनको छूना है, ठीक है। आई होप ये नंबर भी दिखे तुम्हें, ठीक है। हमें ये वाले नंबर छूने जो A18 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। मैं इसको ऑरेंज कर देती हूँ तुम्हारे लिए, या ब्लू कर दिया मैंने, ब्लू कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने नंबर यूज किए इनको यूज करके मुझे सब कुछ फाइंड आउट करना है। सो मीन मैम हाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया रैंड बिटवीन 500 to 800, तो उसमें हमने ये तो बताया नहीं कि हमें 100 नंबर चाहिए, उसको वो कैसे पता चला 100 क्वेश्चन चाहिए? में लिखा होगा कितने नंबर्स चाहिए हमें। तो लेकिन एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि 100 देने की कितने देने? पहले मैंने एक फाइंड आउट किया, अच्छा, फिर फिर हमने मैंने इसको ड्रैग कर लिया ड्रैग कर जितने भी दिया, चाहिए। सिर्फ 10 यहाँ ड्रैग किया, 10 नीचे ड्रैग कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें मैम लिखा होगा पूरा जो डेटा सेट है उसको सिलेक्ट करके भी वर्ड काउंट नीचे आ जाता है कि वो वो भी कर 100 है सकते कि नहीं है। हैं। हाँ वो तुम्हें हम पता अगर चल फर्स्ट सेल पे जाएगा। क्लिक काउंट करके कंट्रोल ए काउंट करेंगे लगाया तो है भी आ ही मैंने, जाता है शायद। मैंने काउंट भी लगाया है, वो भी मैं करवाऊंगी, है ना। अभी तुम इतना कॉपी पेस्ट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितने हैं। बस याद रखना अपने 10 कॉलम इधर कितने नंबर जितने हैं करना है। अगर 50 बोले हैं तो 5 ऊपर से ले लेना, 10 नीचे से ले लेना, या जैसे भी लेना है। 10 ऊपर से ले रहे हो तो 5 रो ले लेना, ऐसा कुछ अपना कर लेना, ठीक है ना। मतलब अपने अंदाजे से कर लेना, गलत हो सही है वो कैसे पता चलेगा वो मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 120 नंबर्स ले लिए थे मैंने गलती से, और यहाँ पे फिर मैंने दोबारा किया तो ये 100 नंबर्स हैं। तो देखो मैंने काउंट इफ लगाया, जब मैंने इस पे काउंट इफ लगाया इस साइड वाले डेटा पे काउंट, इस डेटा को काउंट किया मैंने पूरे ब्लू सेट को जो A18 से J29 पे खत्म हो रहा है, J29 ये है, ठीक है, ये पूरा डेटा सेट। और मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, क्या इसको प्रेस कर दिया, आंसर कितना आया 120। इसका मतलब ये जो सारे नंबर है वो कितने 120 है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी क्या करा, फिर काउंट का फंक्शन लगाया इस वाले पे। तो जैसे इक्वल टू काउंट, और फिर मैंने इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा आंसर आ गया 100।
100 का 120 हो सकता है, 80 हो सकता है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें मीन निकालने का फॉर्मूला पता है तो तुम 80 नंबर पे मीन निकालोगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, काउंट का फंक्शन सही लगेगा। ठीक है, जैसे सपोज इस बच्चे ने 120 निकाल लिया था, बट मैं नंबर नहीं काटूंगी बिकॉज उसका फॉर्मूला सारा सही है। ठीक है, अब देखो मैंने फिर क्या किया, हम मीन कैसे निकालेंगे? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू एवरेज एंड दैट पूरा होल ब्लू बॉक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू मीडियन, अगेन ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे तो तुम्हारे पास मीडियन आ जाएगा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड डॉट सिंगल, अगेन वो पूरा ब्लू बॉक्स तुम लोग सेलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? stdev.p, अगेन वो पूरा ब्लू बॉक्स सेलेक्ट कर लोगे वो आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? var.p, पूरा होल ब्लू बॉक्स या ऑरेंज बॉक्स जो भी तुम्हारा केस है वो सेलेक्ट कर लोगे वो आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ गया 13.1457। स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे? इक्वल टू स्क्यू और देन अगेन पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लोगे ये वाला तो तुम्हारे पास स्क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। कर्टोसिस के लिए क्या हो जाएगा? इक्वल टू कर्ट एंड देन होल डेटा सेट। ठीक है, सम मतलब क्या है कि ये जितने भी ब्लू बॉक्स में नंबर है उनका सम पूछ रहे हो तुम, तो मैंने क्या लगाया? फंक्शन इक्वल टू sum सम और अगेन वो पूरा ब्लू बॉक्स वाला डेटा सेट सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। सम इफ कब लगता है? सम इफ तब लगता है जब कोई कंडीशन हो, ठीक है, तब हम सम इफ लगाते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे क्या कंडीशन है कि नंबर, उन सारे नंबर्स को ऐड करो जो किससे बड़े हैं, जो कि 600 से बड़े हैं। वो सारे नंबर्स मैं क्या करना चाहती हूँ? ऐड करना चाहती हूँ। तो वो कैसे ऐड होंगे? मैंने कंडीशन डाली, यहाँ देखो, इक्वल टू सम इफ, मैंने पूरा डेटा सेट सेलेक्ट किया जहां से भी मेरे पास डेटा है, वो पूरा ब्लू बॉक्स वाला डेटा सेलेक्ट किया, उसके बाद पैरामीटर डाला। मैं क्या चाहती हूँ? कौन कौन से नंबर को ऐड करें विच इज ग्रेटर देन 600। मैंने पैरामीटर डाल दिया और एंटर कर दिया, मेरा आंसर आ गया। इसमें किसको डाउट है? इसमें किसको डाउट है? डाउट नहीं है। ठीक है, काउंट में क्या करता है? वो बॉक्स में जिस भी पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें बता देता है कि कितने बॉक्सेस हैं, उन्हें काउंट करके बता देता है। जैसे इस केस में 120 है, इस केस में 100 है। काउंट इफ क्या बताता है? अगेन काउंट इफ बेस्ड ऑन द पैरामीटर। जैसे मैं क्या चाहती हूँ, ये कौन से नंबर को काउंट करे जो 650 से बड़े हैं, तो मैंने कौन सा फंक्शन डाला? इक्वल टू काउंट इफ, अगेन ये पूरा ब्लू बॉक्स वाला बॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद पैरामीटर और क्राइटेरिया डाला। क्राइटेरिया क्या है? किनको काउंट करना है? जो कि ग्रेटर देन 650 है। मेरा आंसर आ गया 66, इस केस में मेरा आंसर आ गया 46। मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मैंने उसमें फंक्शन क्या डाला? इक्वल टू मैक्स वैल्यू, जो कि मेरा आया 709। मिनिमम वैल्यू जब मैंने यहाँ पे डाला तो मिनिमम वैल्यू आई 509। इस केस में डाला तो 791 आया और 502। सबका आंसर अलग अलग आएगा इस केस में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दो लोग करेंगे एक ही लैपटॉप पे या सामने वाले लैपटॉप पे भी करेंगे अलग अलग सेम क्वेश्चन, तो भी अलग आएगा। रेंज क्या है? रेंज कैसे निकालते हो? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो तुम्हारे पास रेंज आ जाएगी। इतने में किसी को डाउट? आगे बढ़ू? अब इसके अलावा ये पूरी चीजें तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में होंगी। इसके अलावा आपको ये आएंगी, क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, परसेंटाइल कैलकुलेट करो और डेसाइल कैलकुलेट करो। क्वार्टाइल कितने होते हैं? क्वार्टाइल कितने होते हैं? क्वार्टाइल 4 होते हैं, 3 होते हैं? यस, कितने होते हैं? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्वार्टाइल 3 होते हैं। डेसाइल कितने होते हैं? 9 एंड परसेंटाइल? 99। ओके, ठीक है, तो एग्जाम में तुम्हें बोला जाएगा कि क्वार्टाइल कैलकुलेट करो। क्वार्टाइल दो तरह से
कैलकुलेट करे जाते हैं जहाँ पे अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, वो एक्सक्लूसिव होती है और इंक्लूसिव होती है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। आपको क्वेश्चन में अगर बोला है इंक्लूसिव कैलकुलेट करो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, एक्सक्लूसिव बोला है, ये बोला है, कुछ नहीं बोला है तो आप दोनों से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने क्वार्टाइल डॉट इंक होता है इंक्लूसिव के लिए, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने पूरा रेंज, डेटा सेट का पूरा रेंज सेलेक्ट करूंगी, ये ब्लू बॉक्स। उसके बाद कॉमा लगाऊंगी, कौन सा क्वार्टाइल, 1 2 3, मुझे 1 चाहिए तो मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया। एक्सक्लूसिव में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल डॉट EXC एक्सक्लूसिव, अगेन मैं पूरा डेटा सेट सेलेक्ट करूंगी, कॉमा 1 लिख दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने ताकि मेरे पास सेकंड क्वार्टाइल आ जाए। यहाँ पे बस EXC लगाऊंगी और सेकंड, ठीक है, इसमें 3 लिख दूंगी, ठीक है। सिमिलरली मैं परसेंटाइल भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। परसेंटाइल में हाँ मेरे को कुछ डिफरेंस बता दीजिए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस है? हमारी इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है? अच्छा, हम जो नॉर्मली क्या कहते हैं उसमें वेरिएबल इंक्लूडेड होता है, लास्ट वाला क्लोज वाला उसमें नहीं होता। ये तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, बस एग्जाम में बोलेगा इंक्लूसिव क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, एक्सक्लूसिव क्वार्टाइल कैलकुलेट। ओके मैम, ओके ठीक है। और अगर कुछ नहीं बोला होगा एग्जाम में तो तुम दोनों कैलकुलेट करके आ जाना, ज्यादा इसमें कोई ऐसा बहुत टाइम तो लग नहीं रहा है, यस मैम, है ना। अब परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटाइल डॉट इंक इंक्लूसिव के लिए, और एक्सक्लूसिव के लिए क्या हो जाएगा, EXC। अच्छा, पूरा डेटा सेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देके आपको कौन सा आपका परसेंटाइल है। अगर आपका 10 परसेंटाइल है तो 0.1 हो जाएगा, P1 है तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, P20 है तो क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, P25 है तो क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, P50 है तो 0.50 हो जाएगा, P75 है 0.75 हो जाएगा, परसेंटेज के टर्म्स में रखेंगे, ठीक है, क्लियर। यस मैम। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कर लोगे ना। अब इसके अलावा हमें कभी कभी क्वेश्चन में क्वार्टाइल भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि आप D2 कैलकुलेट करो, बट D2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। Can I do it with the formula of percentile or with the help of percentile? D2 किसके इक्वल होगा, D2 किसके इक्वल होगा परसेंटाइल में, D20, D2 इज D1 P10 के इक्वल होगा, D2 20 के इक्वल होगा, P20, D3 P30, D4 P40, ठीक है, D5 P50 एंड सो ऑन। तो अगर एग्जाम में तुम्हें डेसाइल कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तब भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंक्लूसिव, फिर क्या हो जाएगा, एरे सेलेक्ट करोगे तुम, कॉमा, P20 कैलकुलेट करना है 0.20, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो D2 की वैल्यू कितनी आई है, 565.2, अगर वैसे यहाँ पर होगा तो EXC लगा के P20 की कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा ये, हाँ जी यस मैम, हो जाएगा। आगे बढ़ूं, यस मैम। ये चार्ट्स बनाने के लिए आते हैं कभी कभी एग्जाम में कि अपनी फ्रीक्वेंसीज को तुम लोग ग्राफ में दिखाओ, दिखा सकते हो। सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी ये मिड पॉइंट, मैं डायरेक्टली इसके साथ भी दिखा सकती हूँ, मिड पॉइंट निकाल के दिखाना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज मेरे को फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में दिखाना है, मैंने फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने इंसर्ट पे गई, आई डोंट नो, मुझे लाइन चार्ट दिखाना है, मैं गई, ये मेरा आ गया कर्व, ठीक है। मैं नीचे ये 1 2 3 4 5 6 नहीं चाहती हूँ, तो मैं ग्राफ के बीचों बीच गई, मैंने राइट हैंड साइड क्लिक किया, आपके पास जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें एक ऑप्शन होगा सेलेक्ट डेटा। एम आई स्टिल विजिबल, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे मैम वो बॉक्स नहीं खुल रहा है। यस मैम, विजिबल। यस मैम, विजिबल है। अब तुम एडिट पे जाओगे, मैं ये 1 2 3 वो 4 बॉक्स नहीं दिख रहा, लेकिन जो आप बॉक्स कह रहे हो वो नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे यही कोई कह रहा था मैम बॉक्स नहीं दिख रहा, ठीक है। एक्सेस लेवल रेंज करके तुम ये सेलेक्ट डेटा करके देख लेना अपने लैपटॉप पे, तुम ग्राफ पे जाना,
सेलेक्ट डेटा पे जाना, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा, तो नीचे वहां पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, उसे हम एडिट करेंगे। उसकी जगह मैं क्या चाहती हूँ, या तो मिड पॉइंट या तो क्लास, आपके पास चॉइस है आप क्या रखना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्लासेस दिखाना चाहती हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैंने इसे ओके किया और मैंने इसे ओके कर दिया। देखो ये नीचे तुम्हें क्लास लिखी दिख रही है, दिख रही है अभी क्लास लिखी हुई। तो इस तरह से तुम लोग इसे बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बनाया, बट ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है या तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन मेक अ कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या दिखाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक्स में दिखा दिया। अगेन इंसर्ट पे जाओगे तुम लोग, ठीक है, इंसर्ट पे रिकमेंडेड, सॉरी रिकमेंडेड चार्ट पे तब जाओगे ना जब मैंने कुछ सेलेक्ट किया होगा। मैंने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया, मैं कॉलम चार्ट्स पे गई, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो फ्रीक्वेंसी दिख रही है तुम्हें। अगेन मुझे नीचे 1 2 3 4 5 6 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 15.2 से लेके 15.4। मैंने इस पूरे जो मेरा कर्व है, मतलब जो मेरा ग्राफ है, उसके बीचों बीच गई, मैंने राइट हैंड साइड वाले साइड क्लिक किया, सेलेक्ट डेटा आएगा, उसमें डिलीट आता है, रीसेट टू मैच स्टाइल, चेंज सीरीज, वो चार्ट टाइप या सेलेक्ट डेटा पे गई। उसके राइट हैंड साइड पे हॉरिजेंटल एक्सेस लेवल लिखा होगा, उसको तुम्हें एडिट करना है। उसकी जगह तुम्हें अपनी क्लास को क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड देन ओके। देखो नीचे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, हो यस जाएगा। मैम, सिमिलरली ये सब तुम्हें आता है, मेरे को शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। यस मैम, तुम लोग को चार्ट वार्ट बनाना आता है, शायद मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए, बार चार्ट बना लेना। विच इज इम्पोर्टेंट इज दिस, ठीक है। वैसे भी अगर तुमने डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन किया है तो उसके ऑप्शन में ही आएंगे ये सारे बनाने के लिए, तुम्हारा वैसे भी हो जाएगा। नाउ सी इंडेक्स नंबर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला पता है कि लैश पियर्से का फॉर्मूला क्या होता है, पैशे का फॉर्मूला क्या होता है और फिशर इंडेक्स क्या होता है, देन दिस होल प्रोसेस बिकम सिंपलर फॉर यू, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0। लैश पियर्से क्या कहता है कि बेस ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज करना चाहिए। तो नाउ माय फॉर्मूला विल बी समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। पैशे का क्या हो जाएगा, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1। तो मैंने P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 Q1 P0 ये सब कैलकुलेट कर लिया। कैसे करना है, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू लिखा तुमने, मेरा P0 ये है और Q0 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको ड्रैग कर लिया मैंने। नीचे क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम, सम किनका करना है, इन सारे नंबर्स का, एंटर कर दिया, ठीक है ना। सिमिलरली P1 Q1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरा P1 ये है, मेरा Q1 ये है, इसको नीचे ड्रैग कर लिया और ये इसको यहां ड्रैग कर लेना, हो जाएगा ये। यस मैम, बस आप फिशर का बता दो मैम कैसे निकाला है। फिशर का, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो माय फॉर्मूला इज, मैं साथ में कैलकुलेट कर देती हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, मुझे P1 Q0 विच इज 2027 डिवाइडेड बाय P0 Q0, ये इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 100 से, हो गया 124। इसको कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू P1 Q1 ये है, डिवाइडेड बाय P0 Q1 ये है, मल्टीप्लाई बाय, देखो कंप्यूटर है उसे पता नहीं है कैसे करना है, इसलिए हमें बहुत स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पहले इन दोनों को डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं तो वो क्या करेगा, पहले I9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसलिए तुम्हें इसे ब्रैकेट में डालना जरूरी है। 121.768 आ गया। अब ये मुझे पता है कि फिशर इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ लैश पियर्से या पैशे, इसको दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं
कि लैश पेयर से और पैशे को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप उसका अंडर रूट कर दो या स्क्वायर रूट कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसे करने के दो तरीके हैं, या तो तुम पहले क्या करो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करो, जो कि आंसर आया ये, और फिर तुम क्या लगाओ फॉर्मूला SQRT, किसका, इसका। और दूसरा तरीका क्या है, मैं वो यहां कर देती हूं, इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, दिस मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। अब मुझे इसे अंडर रूट मतलब क्या होता है, रेज टू दी पावर कितनी होती है, अंडर रूट का मतलब 0.5, 1/2. that is 0.5, enter, you will get the same answer. Am I clear with this? Yes, ma'am. मेरे को कोरिलेशन बता के जस्ट 1 मिनट का ब्रेक चाहिए सिर्फ। मैं ये Yes, आपको ma'am. 2 सीरीज दी हुई है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कोरिलेशन बताओ दोनों के बीच में। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू कॉरेल, लिखा आ जाएगा नीचे। इसमें कह रहा है कि आपकी जो दोनों सीरीज हैं उसको सेलेक्ट कर लो। तो आपकी एक सीरीज है, मुझे कौन कॉल कर रहा है, एक सीरीज है ये और दूसरी सीरीज है आपकी ये, दोनों को सेलेक्ट किया एंड एंटर, कोरिलेशन आ गया। फॉर्मूला इज कोरेल, हो जाएगा ये। जस्ट मुझे 1 मिनट बस किचन में देखना है, मैं आ रही हूँ वापस, ठीक है। ये हो जाएगा कोरिलेशन। Yes, ma'am. The next topic which we have to do a rank correlation. Rank correlation में हमें 1 और 2 केस करने हैं, जो कि बहुत, अगर तुम्हें डायरेक्टली रैंक दी है क्वेश्चन में तब तो हमें कुछ नहीं करना होता। रैंक दी है, हाउ टू फाइंड आउट डी, डी इज नथिंग बट R1 माइनस R2, तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया, दिस R1 माइनस R2, ठीक है। इसे ड्रैग कर लेंगे, आ गया। हाउ टू फाइंड डी स्क्वायर, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टू दिस का पावर कैप 2 कर सकते हो। ये तुम्हारे पास है ऑप्शन की, तुम कैसे फाइंड आउट करना चाहते हो। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द रैंक कोरिलेशन, R इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 6 का है 6, मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कर रही हूँ, तुम्हें एग्जाम में फॉर्मूला लिखना नहीं है। 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, n स्क्वायर, वो n ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, माइनस n। अब मैं क्या करूंगी, इसके जितने भी कंपोनेंट है ना पहले अलग अलग फाइंड आउट कर लेती हूँ, फिर करूंगी। सबसे पहले तो मुझे सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मैंने डी स्क्वायर निकाल लिया था, सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, इक्वल टू SUM, यहीं तक था, एंटर, आ गया 154। अब इसका पहला कंपोनेंट क्या है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। 6 सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, कैसे करेंगे, कैसे करोगे 6 सिग्मा डी स्क्वायर, इक्वल टू 6 into d square. 6 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये आ गया।
दूसरा मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n क्यूब माइनस n, यही फाइंड आउट करना है ना। देखो n क्यूब माइनस n, वो कैसे करूंगी, n कितना है मेरा दिख रहा है, हाईएस्ट रैंक 12 है दोनों केसेस में, तो 12 है, इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 12 आ गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, पहले से डिवाइड कर लो और जो रिजल्ट होगा उसे 1 से माइनस कर लो, आंसर इज 0.461538। हाँ जी, कितने को इसमें डिफिकल्टी है, क्लियर क्लियर। रैंक मैम थोड़ा सा एक बार और ब्रीफ में बता देंगे क्या, थोड़ा समझ नहीं आया ये वाला पार्ट। फॉर्मूला पता है, हाँ जी मैम। फॉर्मूला पता है ना, तो मैंने देखो फॉर्मूला को तोड़ लिया, मैंने पहले एक इसको कैलकुलेट कर लिया अलग से, पहले मैंने 6 सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर मैंने n क्यूब माइनस n कैलकुलेट कर लिया, और फिर मैंने इसको फॉर्मूले में लगा दिया। देखो 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल लिया क्या, सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज 924 डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n की वैल्यू कितनी है 1716, तो 924 डिवाइडेड बाय 716, आंसर जो भी आएगा उससे माइनस 1 कर ले, 1 से उसे माइनस कर लेंगे, तो मैंने वही किया। ओके मैम। नाउ जब एग्जाम में तुम्हें स्कोर दिया है और बोला है कि इससे रैंक फाइंड आउट करो पहले और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हमें क्या करना है, हमें पहले रैंक फाइंड आउट करनी, यही एक्स्ट्रा काम है ना। अब रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मैंने ये लिया, ठीक है, मैंने इक्वल टू लिखा, रैंक डॉट EQ का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, रैंक डॉट EQ ब्रैकेट ओपन। अब ये बोल रहा है कौन से नंबर को रैंक करना है, मैंने बोला इस नंबर को रैंक करना है, किसके रेफरेंस में करना है, इस पूरे के रेफरेंस में करना है। इसे तुम्हें कांस्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि तुम ड्रैग करोगे तो तुम रेफरेंस सेल को सेम रखना चाहते हो, मैं इसे अभी कांस्टेंट बाद में करूंगी क्योंकि मेरे में F4 नहीं चल रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहती हूँ, मैं कर दूंगी एंटर, ठीक है। मैं ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे डॉलर लगा रही हूँ, आपका F4 प्रेस करने से डायरेक्टली आ जाएगा, मेरा F4 काम नहीं कर रहा है इसलिए मुझे ये अलग से करना पड़ रहा है, बट ऑल आई मीन बाय दिस कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब मैं इसे ड्रैग करूंगी तो मेरा जो रेफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ B4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, B5, यहाँ पे B6, यहाँ पे B7 एंड सो ऑन। सिमिलरली RY की भी रैंक फाइंड आउट कर लोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल टू रैंक डॉट EQ ब्रैकेट के अंदर आपने किसको रैंक करना है, C4 को रैंक करना है दैट इज 85, ठीक है, कॉमा रेफरेंस, इस पूरे y की जितनी भी वैल्यू है उसके रेफरेंस में करना है, ठीक है, उसको कांस्टेंट कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 0 नहीं लगाया तो उसने ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर पे ले लिया है, अच्छा तब भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा क्या, ठीक है आ गया। अब इसको मैं क्या कर लूंगी, ड्रैग कर लूंगी, मेरी वैल्यूज आ गई। एक बार मेरे पास रैंक आ गई तो मैं डी कैलकुलेट कर सकती हूँ। डी कैसे होता है, RX माइनस RY, फिर उसका स्क्वायर निकाल लूंगी, फिर बाकी फॉर्मूला तो सेम है, हो जाएगा। यस मैम, यस मैम। रैंक तुम्हें करना नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया ये। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, दिस यू आर नॉट सपोज टू यूज इन एग्जाम। हम लोग x और y से डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम ये वाला जो मैंने कॉलम सेलेक्ट करा है इसे तुम नहीं देखोगे, मैं इसे दूसरे कलर से कर दूं क्या, ताकि तुम लोग ना देखो। ये जो डार्क ब्लू कलर का है वो तुम्हें नहीं देखना है, सिर्फ तुम्हें ये लाइट ब्लू और लाइट वाई वो कलर का देखना है। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और तुम्हें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करो, ठीक है, ये तुम्हें कहा गया है, और कहा गया है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तो मेरे को पता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, एक BXY होता है, एक BYX होता है। जो BXY होता है
इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? हाँ, तो मैंने तुम्हारे नॉलेज के लिए लिख दिया है कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, आगे वाला डिपेंडेंट होता है, पीछे वाला इंडिपेंडेंट होता है। तो x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली बी बाय एक्स में y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। अब एक फॉर्मूला होता है स्लोप और इंटरसेप्ट। तो हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम x को एंटिसिपेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। का मतलब क्या है कि आपको एक इक्वेशन बनाना चाहते हो जब वेयर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ y। अब मुझे पता है कि कोई भी जो इक्वेशन होती है उसका इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेप्ट प्लस स्लोप मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही होती है ना। तो जब x डिपेंडेंट होगा तो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a प्लस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट वेयर x इज डिपेंडेंट y इज इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई बाय y, यही इक्वेशन होगी ना। और जब y डिपेंडेंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। इतने में किसी को डाउट है? ये तो बेसिक मेथड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है, ठीक है। स्लोप, दिस इज नथिंग, दिस कोफिशिएंट और रिग्रेशन इज नथिंग बट व्हाट इज एक्सप्लेनिंग चेंज, चेंज मींस स्लोप। अब अगर तुम फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, मुझे लगाना ही पड़ेगा, इक्वल टू स्लोप नॉन वाइज एंड नॉन एक्स। जब ये नॉन वाई बोल रहा है ना, वाई से देखो ये कंप्यूटर है, इसको नहीं पता कि एक्स इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्स हर बार डिपेंडेंट हो, ठीक है। बट बाय नॉन वाई का मतलब ये बोलना चाहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले सेलेक्ट करो और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करो। अब जो मेरी रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसमें डिपेंडेंट कौन सा है, x डिपेंडेंट है, X. तो मैं पहले x को सेलेक्ट करूंगी विच इज डिपेंडेंट, कॉमा दूंगी और फिर इंडिपेंडेंट को सेलेक्ट करूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बी एक्स वाई आ जाएगा। सिमिलरली जब मुझे बी वाई एक्स के लिए करना है, पहले डिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट कौन सा है, देखो मैंने लिख भी दिया ताकि मुझे खुद भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लिख देती हूँ कि डिपेंडेंट कौन सा है मेरा, ये। तो पहले डिपेंडेंट को सेलेक्ट करेंगे, सॉरी सही करा था क्या, पहले डिपेंडेंट को सेलेक्ट करेंगे कॉमा फिर इंडिपेंडेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंटर कर दिया तो मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। ये मेरा बी एक्स वाई आ गया, ये बी वाई एक्स आ गया। इसी तरह मैं इंटरसेप्ट भी निकाल सकती हूँ, इक्वल टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट में भी नॉन वाई, नॉन वाई का मतलब क्या है, पहले डिपेंडेंट को सेलेक्ट करो फिर इंडिपेंडेंट को सेलेक्ट करो। डिपेंडेंट क्या है यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में x है और इस वाली इक्वेशन में y है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। और यहाँ पे भी लगा लेंगे इक्वल टू इंटरसेप्ट, पहले डिपेंडेंट क्या है, y है, इंडिपेंडेंट क्या है, यहाँ पे जहां पे x डिपेंडेंट है वहां इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, यहां पर इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इक्वल्स टू 50। कौन सी इक्वेशन में डालोगे, इस वाली इक्वेशन में डालोगे, फर्स्ट में डालोगे या सेकंड में डालोगे, हम सेकंड में। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को x दिया हुआ है और मुझसे y पूछ रहा है, तो y की इक्वेशन तो y इक्वल्स टू a प्लस है, तो मैंने इस पे डाला, इक्वल टू लिखा मैंने। इंटरसेप्ट क्या है, ये प्लस ब्रैकेट ऑन किया, दैट इज स्लोप मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर आ गया 129। सेकंड में पूछ रहा है फाइंड x, x को फाइंड आउट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ y। x वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पे फॉर्मूला डालूंगी, x वाली इक्वेशन यूज करूंगी। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है 125, दैट इज J7 प्लस ब्रैकेट ऑन किया, स्लोप मल्टीप्लाई बाय व्हाट 140 and then enter, answer is 32.68 something,
तो ये आपसे पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ, पहले आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया, इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया, और ये आपको कहा जाएगा। एक और चीज जो इसमें कही जाएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या होता है फॉर्मूला? कोरिलेशन इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यही होता है ना। रिग्रेशन कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट आर। पढ़िए कि नहीं पढ़िए प्रॉपर्टी? यस मैम। पढ़िए। तो मैंने, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है, आर एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑल मस्ट हैव द सेम साइन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो अगर मेरे रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों नेगेटिव हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये क्योंकि कंप्यूटर है ना, तो इसको पता नहीं है। अब ये क्या करता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देता है। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या लगेगा, इक्वल टू दैट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब ये माइनस माइनस प्लस कर देगा मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की पावर 0.5 हाफ हो जाएगा ना। एंटर कर दिया। अब देखो ये 0.39 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जबकि ये होना चाहिए नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया टू रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू। इसके अलावा क्वेश्चन में तुमसे कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी पूछ सकता है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज नथिंग बट आर स्क्वायर। सो मैंने क्या किया, O6 मल्टीप्लाई बाय O6 कर सकते हो, या दिस की पावर 2 कर सकते हो, कुछ भी कर लो, आंसर सेम आएगा। हो जाएगा? हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में तुम लोगों को ईयर दिया होगा और आउटपुट दिया होगा, और तुमसे कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जाएगी, एंड ऑफ कोर्स तुम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए भी कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? टाइम तो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता, वो तो इंडिपेंडेंट है। अगर मुझे पता है कि आज 2023 है तो अगला साल 2024 ही होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना हमें मन में, या आज 2024 में हम हैं तो अगला साल 2025 होगा। देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द टाइम। सो टाइम कैन नॉट बी independent variable, it has always be dependent variable, it has to be always independent variable। ठीक है, तो मेरा x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया मेरा डिपेंडेंट। अगेन मुझे अगर y को प्रोजेक्ट करना है तो मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी, यही बनाती हूँ ना, y = a + bx, यही मेरी लाइन होती है, एस्टिमेटेड लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ रिग्रेशन या लाइन ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहते हो तुम्हारी, वो ये होती है। अब इसमें मुझे 2 टर्म्स चाहिए y को एस्टिमेट करने के लिए, एक a चाहिए, अब b चाहिए। तो a स्लोप को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या है, नोन y, इंडिपेंडेंट क्या है, नोन x। ठीक है, ये ब्लू वाले को देखो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसलिए मेरे को सिर्फ ऑरेंज तक सेलेक्ट करना है। मैंने 2010 तक सेलेक्ट किया है, b c 12 तक सेलेक्ट किया है, मैंने एंटर कर दिया, ये वैल्यू आ गई। स्लोप के लिए क्या करूंगी, इक्वल टू स्लोप डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या है, आउटपुट, इंडिपेंडेंट क्या है, ये मेरे पास स्लोप आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे बोलेगा एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड आउटपुट फाइंड आउट करो। वो क्या मैं कैसे करूंगी हर साल के लिए, देखो इंटरसेप्ट और स्लोप तो रहेगा कांस्टेंट। मेरी इक्वेशन क्या है, y = a + bx है मेरी इक्वेशन। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू इंटरसेप्ट क्या है मेरा ये, ठीक है, उसके बाद प्लस, और स्लोप को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्लोप को हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ x, दैट इज टाइम। एंटर कर दूंगी। क्या गलत कर दिया मैंने C15 क्यों लिखा, क्योंकि वो वैल्यू D15 में थी, कुछ गलत कर दिया। D15 था ये, और ये वाला क्या था, ये भी D15 था। D एंटर। अब देखो मेरे को ना, मैं चाहती हूँ इंटरसेप्ट और स्लोप तो सब इक्वेशन में सेम रहे, जो चेंज हो सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो, तो मैं इसे कांस्टेंट कर लेती हूँ। तुम लोग F4 दबा के कर सकते हो, मुझे अलग से करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं इसे ड्रैग कर लूंगी तो मेरी वैल्यूज आ जाएंगी।
कोई डाउट इसमें इतने में प्रोजेक्टेड वैल्यूज निकालने में? ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए होंगे, जहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा के साथ प्रोजेक्टेड वैल्यूज निकाली हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज कहते हैं उसको। क्वेश्चन में पूछा जाता है, तुमने जब टाइम सीरीज का क्वेश्चन किया होगा, कि एस्टिमेट द वैल्यू फॉर द 2000, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर 2000। अगर 11 बोल रही हो तो कुछ नहीं करना, आप ड्रैग भी कर सकते हो। मैंने क्या इसको ड्रैग कर लिया तो मेरे पास 2000 कैंसिल। मैं इसको अगर ड्रैग कर लूंगी तो मेरे पास 2011 की वैल्यू आ जाएगी। बट व्हाट अबाउट इफ आई एम आस्क अबाउट द वैल्यू ऑफ 2013? ठीक है, बोल रहा है कि 2013 में बताओ कि आउटपुट कितना होगा, एस्टिमेट करो। तो मैं एक और नया फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं फोरकास्ट। ठीक है, इक्वल टू फोरकास्ट। क्या बोल रहा है, कौन से साल के लिए फोरकास्ट करना चाहते हो, एक्स की वैल्यू बताओ। 2013 के लिए फोरकास्ट करना चाहती हूँ। फिर बोल रहा है नोन वाइज, मतलब डिपेंडेंट वैल्यू, नोन जो जितनी वैल्यूज तुम्हें पता है उनको सेलेक्ट कर लो। फिर कह रहा है नोन एक्स, जितनी वैल्यू डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की पता है उनको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर। तो 2013 में आउटपुट कितना होगा, 98.9, और 2011 में आउटपुट कितना होगा, 94.1666667। इसके अलावा एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए आएगा, वो हम कैसे बनाएंगे अब वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में आपको दो चीजें दिखानी है कि एक्चुअल आउटपुट क्या था, एस्टिमेटेड आउटपुट क्या था, या प्रोजेक्टेड आउटपुट क्या था। तो आप इन दो कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो। आपने सेलेक्ट कर लिया इन दो कॉलम्स को, इंसर्ट में गए, आप लाइन चार्ट में गए, लाइन चार्ट बनाया तो देखो ये तुम्हारे पास ग्राफ आ गया। आ गया है, मुझे नीचे 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं जाऊंगी ग्राफ के बीचों बीच, राइट हैंड साइड क्लिक करूंगी, सेलेक्ट डेटा पे जाऊंगी, एडिट पे जाऊंगी, और 2002 से लेके 2010 तक सेलेक्ट कर लूंगी, एंटर कर दूंगी। क्या किया मैंने, कुछ गलत किया है, रुको। नीचे देखो तुम्हें 2002 3 4 5 6 नहीं कर। चार्ट टाइटल देना चाहते हो तो यहाँ पे टाइम सीरीज लिख सकते हो। ठीक है, एक और तरीका है, आर्ट चार्ट एलिमेंट करके, चार्ट एलिमेंट करके एक ऊपर दिखेगा, उसमें लिखेगा क्या, एक्सेस टाइटल करना है, चार्ट टाइटल करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे एक्सेस टाइटल करना है, कौन सा, वर्टिकल का करना है। मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहती हूँ, प्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन लिख दूंगी। ठीक है, नीचे तुम लोग और डाल के ईयर भी लिख सकते हो। ठीक है, बट तुम्हें मोर और लेस ये ग्राफ बनाना है, हो जाएगा। ये ग्राफ Yes. आपको दोनों बनने चाहिए। ठीक है, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल तो मैंने बता ही दिया, चेंज ऑफ स्केल मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है। इसमें तो बाइनोम डॉट डिस्ट, पॉइजन डॉट डिस्ट, नॉर्म डॉट डिस्ट करके हम फॉर्मूला लगा लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। दैट इज द चेंज ऑफ स्केल जो हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हमारा ये वाला प्रैक्टिकल क्लास खत्म है। ये दोबारा अगर तुम्हें शेयर करने के लिए चाहिए तो मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, एक प्रोबेबल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो तुमसे पूछे जा सकते हैं, वो तुम लोग प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, यस मैम। है ना? और कोई डाउट है किसी को? मैं एक बार वाली एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करके सेंड कर दीजिएगा। मैंने ग्रुप में सेंड करी हुई है सेम। मैम अभी जो आपने पढ़ाया ना, इसमें अपने जो जो पढ़ाया चेंजेस ना, करे थोड़े बहुत, यही वाली सेव करके भेज दो। ये मैं मैं भेज इससे दे, क्लियर मैम मैं वही भेज दूँ। एडिटेबल हाँ, है। किसको भेजूं? हम काव्यांश को भेज दीजिए। काव्यांश को भेज दूं? यस ठीक है, मैम, काव्यांश को। ठीक है, ठीक है, मैं उसमें भेज देती हूँ। मैंने क्वेश्चंस भी भेज दिए थे, उस काव्यांश को भेज दिए थे, आदित्य को भी भेजे, वो तुम लोग को भेज देगा। ठीक है, अच्छा मुझे इसके अलावा बताओ, मुझे तुम लोगों की एक क्लास लेनी है अभी, कॉस्ट अकाउंटिंग के। ओवरहेड मेरा कंप्लीट कहाँ हुआ? मैं अभी तक स्टैटिस्टिक्स का ही कोर्स कंप्लीट करा रही थी, फिर मुझे लगा तुम लोगों का भी प्रैक्टिकल होगा, इस चक्कर में संडे को एक क्लास ले लूं। एक क्लास में पहले नोट शेयर कर दूंगी और एक क्लास में डिस्कस करके फिर तुम लोगों को बस डिस्कस कर लूंगी।